वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन एंड इंट्रोडक्शन टू इन्फ्लामेशन। तो स्टार्ट करने से फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन द पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी मेनली टू टर्म से मिलकर बना है। पैथोस मीन सफरिंग और फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन। पैथोफिजियोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज एज दे कोरिलेट with the underlying abnormalities and physiological disturbances। या फिर इन द सिंपल लैंग्वेज पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सपोज आपको कोई डिजीज़ हो गया, उस डिजीज़ के कारण क्या चेंजेस आया हमारे बॉडी में, उसकी स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपको कोई डिजीज़ हो गया, डिजीज़ होने से बॉडी की जो होम्योस्टैसिस थी उसमें क्या डिस्टर्बेंसेस आई, उसको स्टडी करना is known as pathophysiology. Pathophysiology means study of the nature and cause of disease or the result of disease in the body. It is an advanced field of study beyond anatomy and physiology, and it concerned with the study of disease, infection, illness and disinfection in the human body. ये एक एडवांस फील्ड है स्टडी का, एनाटोमी और फिजियोलॉजी को छोड़ के। एनाटोमी और फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते थे? मीन्स वो एनाटोमी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये दोनों को छोड़ के एक ऐसा फील्ड है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज, इन्फेक्शन, इलनेस, डिसइंफेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। इन द सिंपल लैंग्वेज पैथोफिजियोलॉजी का सिंपल मतलब वही होता है, कोई डिजीज होने से बॉडी की होम्योस्टेसिस जो डिस्टर्ब होती है उसकी स्टडी करना इज नोन एज पैथोफिजियोलॉजी। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी का कुछ टर्म। अब देखते हैं सेकंड टर्म, वो है डिजीज। तो डिजीज क्या होता है? द टर्म डिजीज ब्रॉडली रिफर्स टू एनी कंडीशन दैट इम्पेयर्स नॉर्मल फंक्शन, दैट इज फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी। सपोज डिजीज का मतलब सिंपल वर्ड में समझे तो यही होता है कि अगर बॉडी के अंदर बाहर से कोई पैथोजन इंटर करता है, बाहर से पैथोजन इंटर करके बॉडी में जो भी डिस्टर्बेंसेस लाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजीज़। इन द सिंपल लैंग्वेज यही होता है डिजीज़। ये तो इसके डिफिनेशन है समझने के लिए, लिखने के लिए, बट डिजीज़ का सिंपली मतलब वही होता है पैथोजन के इंटर करने से बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, जो चीज़ को अल्टर करता है बॉडी को, वो क्या काउज करता है? डिजीज़। It may be caused by internal disinfection like autoimmune disease and external factor. External factor में क्या क्या आ जाएगा? जैसे pathogen such as bacteria, protozoa और any others microbes। और autoimmune disease बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपने सेल्स को खाने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज। उसके कारण ही क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो ये था सिंपल डिजीज। अब देखेंगे डिसऑर्डर क्या है। तो डिसऑर्डर क्या होता है? एनाटोमिकल एबनॉर्मेलिटीज और डिस्टर्बेंसेस नोन एज डिसऑर्डर्स लाइक फ्रैक्चर, अल्ज़ाइमर्स एक्सेट्रा। डिजीज के कारण सब डिजीज कैसे हो रहा था? कोई पैथोजन जब बॉडी के अंदर इंटर कर रहा था, फिजियोलॉजिकल जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर रहा था, तो कोई डिजीज हो जा रहा था। उस डिजीज़ के कारण बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। सपोज एक एग्जांपल लेंगे, अगर अर्थेमिया की बात करें तो अर्थेमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट। तो इरेगुलर हार्ट बीट और अर्थेमिया इज़ नॉट अ डिजीज़। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो कि काउज होता है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कारण। फॉर एग्जाम्पल, अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिजीज़ अर्थेमिया or irregular heartbeat is not a disease itself. It is an abnormal heartbeat that occurs as a result of having cardiovascular disease. तो disorder कुछ classified हो सकता है। फर्स्ट disorder is the mental हो सकता, disorder mentally भी हो सकता है, physical भी हो सकता है,
जेनेटिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है एंड स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम समझने से पहले समझिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स वो होता है जो हम लोग सपोज किसी क्लिनिक में गए हैं डॉक्टर से चेक कराने, तो सिम्टम्स वो होगा जो हम लोग डॉक्टर को बताएंगे कि मुझे ये है वो है वो है। जो सिम्टम्स डॉक्टर देख नहीं सकता है, बस उसको पेशेंट बता सकता है कि वो उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक सिम्टम होगा। साइन वो होगा जो डॉक्टर देख पाएगा। सपोज इडिमा हो गया, इडिमा से जो स्वेलनेस आ जाएगी उसको डॉक्टर देख पाएगा, दैट इडिमा इज नोन एज साइन। बट अगर हेडेक होगा, फटीक होगा, तो वो एक पेशेंट डॉक्टर को बता सकता है, तो वो क्या है, सिम्टम। जब साइन और सिम्टम्स दोनों को मिलाकर बात करें, दैट इज सिंड्रोम, अ कंडीशन और सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट कैरेक्टराइज और सजेस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। मतलब सिंड्रोम का मतलब है अ सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम जो किसी डिजीज के बारे में प्रिडिक्ट कर देता है कि इस पर्सन को एक पर्टिकुलर डिजीज है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अब देखते हैं डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन प्रेजेंट एट द बर्थ रिगार्डलेस ऑफ द काउज। मतलब एक ऐसा डिफेक्ट का मतलब एक ऐसा कंडीशन है जो बर्थ के समय ही प्रेजेंट रहता है। इसके कुछ टाइप है, जैसे कि स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट का मतलब है, स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल शेप और साइज ऑफ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट। फंक्शनल बर्थ डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, जिसमें कि प्रॉब्लम है कि बॉडी का फंक्शन में कैसे वर्क करना है, किस तरह से वर्क कर रहा है, उसमें अगर एबनॉर्मेलिटीज आएगा तो फंक्शनल बर्थ डिफेक्ट होगा। होम्योस्टैसिस ये दूसरा टॉपिक है यूनिट 1 का। होम्योस्टैसिस का सिंपली मतलब होता है मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट विदाउट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा कंडीशन है और एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी बॉडी अपने अंदर की जो भी मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी है उसको कांस्टेंट रखेगी, बाहर का कोई भी चीज़ उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। इट इज़ एन एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट अ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को हम लोग मेंटेन रखते हैं बिना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट हुए। इट इज़ एन डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस। कंपोनेंट क्या होता है होम्योस्टैसिस का, मेनली 6 कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टैसिस के। तो होम्योस्टैसिस अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। होम्योस्टैसिस का सिंपली मतलब वही होता है मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट अ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिना अफेक्ट हुए। इसके मेनली 6 कंपोनेंट होते हैं, इन विच फर्स्ट इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस का बेस्ट एग्जाम्पल है मिमोसा पोडिका। मिमोसा पोडिका को जैसे ही बाहर से टच करते हैं वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। मतलब वो महसूस किया कि कोई मुझे टच किया जिसके कारण वो क्या हुआ, बंद हो गया। तो स्टिमुलस का मतलब होता है कि इट इज़ अ डिटेक्टेबल चेंज इन द फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसे डिटेक्टेबल चेंज है फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या तो वो बाहर से या फिर अंदर से। सपोज ये पेन रखा है, इस पेन को टच करेंगे, दिस टचिंग, ये पेन अगर इस टच को महसूस कर पाएगा तो दिस टच इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है। रिसेप्टर क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट इज द रिसेप्टर। इट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, इट मॉनिटर्स चेंज इन कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड द इनपुट इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर व्यू सेंसरी रिसेप्टर। आगे ये सब का एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप लोग इजिली समझ जाएंगे, बट फिर भी एक बार पढ़ के इजिली समझने का ट्राई कीजिए। रिसेप्टर मतलब ये जो था, ये जो आवर टच इस पेन को टच कर रहे थे, तो दिस टच इज नोन एज स्टिमुलस। बट ये पेन जो था, जो इस टच को महसूस किया, वो क्या है, ये रिसेप्टर है। ये पेन इसमें क्या वर्क किया, एज अ रिसेप्टर।
अब अगर सपोज ये रिसेप्टर क्या करेगा, किसके पास एक ऐसा नर्व है जिसको हम लोग सेंसरी नर्व कहते हैं, सेंसरी नर्व के थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ इसका कुछ काम नहीं है, ये इसका जो ब्रेन है इस पेन का सपोज ये है, तो ये क्या करेगा कि उस टच को, जो हम लोग इसको टच किए, उस टच को ये पास करेगा अपने ब्रेन में एक सेंसरी नर्व के थ्रू। तो यहाँ से यहाँ एक सेंसरी नर्व से ये क्या किया, पास किया वो जो स्टिमुलस था टू दिस कंट्रोल सेंटर। तो ये क्या हो गया, एक कंट्रोल सेंटर हो गया। तो रिसेप्टर समझ गए, दिस पेन एक्ट एज अ रिसेप्टर। इनपुट क्या हुआ, इट इज़ अ पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अलॉन्ग द एफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर टू कंट्रोल सेंटर। तो इनपुट क्या हो गया कि एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रैवल किया अफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर से कंट्रोल सेंटर में। इसको आई थिंक आप लोग को सबसे पहले डायग्राम से समझाना पड़ेगा। देखिए ये है डायग्राम। फर्स्ट क्या था, बिना डायग्राम के समझे वो डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए पहला डायग्राम देख लीजिए। फर्स्ट क्या था, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था, कोई भी टच, कोई भी फिजिकल और एक्सटर्नल टच जो किसी को महसूस हो। तो ये स्टिमुलस, सपोज ये स्टिमुलस यहाँ जाएगा, ये स्टिमुलस जाने के बाद ये क्या देगा, ये इस नर्व को, सेकंड नंबर पे क्या था, रिसेप्टर। रिसेप्टर कोई भी स्टिमुलस को महसूस कर पा रहा था। रिसेप्टर क्या करेगा कि जो भी मैसेज और इन्फॉर्मेशन होगा वो कंट्रोल सेंटर को देना चाहेगा। तो कैसे देगा, थ्रू दिस सेंसरी और अफरेंट नर्व फाइबर। ये एक सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे बॉडी में होती है वो एक्ट करता है एज अ इनपुट। ये थर्ड नंबर का कंपोनेंट क्या है होम्योस्टेसिस का, वो है इनपुट। तो इनपुट क्या करेगा, सेंसरी और एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से मिला है वो किसको देगा, कंट्रोल सेंटर को। तो फोर्थ नंबर का कंपोनेंट क्या है होम्योस्टेसिस का, वो है कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर के पास ये वेरिफिकेशन हो जाएगा कि जो रिसेप्टर मिला है वो कैसा रिसेप्टर है, और फिर वो किसको भेजेगा, वो भेजेगा इफेक्टर को भेजना चाहेगा। तो इफेक्टर को वो डायरेक्टली नहीं भेज सकता है, इफेक्टर को वो भेजेगा थ्रू आउटपुट, और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इफेक्टर के पास कौन लेके जाएगा, वो होगा मोटर और इफरेंट नर्व जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से, और इफेक्टर जब पता कर लेगा कि जो स्टिमुलस आया है वो कैसा स्टिमुलस है, वो वापस से होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लेगा बॉडी के अंदर। तो सपोज किसी स्टिमुलस, अगर एक एग्जांपल है, सपोज कि स्टिमुलस है वो है हीट। हीट जैसे ही बॉडी के अंदर टच हुआ, हीट सबसे पहले रिसेप्टर, सपोज स्टिमुलस अगर हीट हो रहा है, हीट हमारे हैंड को टच हो रहा है, तो आवर हैंड हियर एक्ट एज अ रिसेप्टर। आवर हैंड जो क्या हो जाएगा, रिसेप्टर। और हैंड अब क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो ब्रेन को देना चाहेगा। वो कैसे देगा, थ्रू द सेंसरी और अफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। तो वो हो जाएगा इनपुट। अब ब्रेन क्या करेगा, वो वेरीफाई कर लेगा कि जो स्टिमुलस आया है वो हीट है, तो हीट वो मोटर नर्व फाइबर के थ्रू उसी हैंड को और ये इफेक्टर को ये मैसेज पहुंचा देगा कि ये हीट है, अगर हम लोग अपना हाथ नहीं हटाएं तो हम लोग का हाथ जल सकता है। वो इफेक्टर वापस से क्या करेगा, जल्दी से हमारा हाथ हटा लेगा, और होम्योस्टेसिस जो होगी बॉडी की वो मेंटेन रह जाएगी। तो यही था हमारा 6 कंपोनेंट होम्योस्टेसिस को। एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं एज ए डिफिनेशन, बिकॉज एग्जाम्स में डिफिनेशन लिखने होता है। तो यहाँ रिसेप्टर तक हो गया था। अब हम लोग इनपुट से देखते हैं। इनपुट मतलब इट इज़ अ पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स अलॉन्ग द अफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर टू द कंट्रोल सेंटर। जो भी रिसेप्टर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया उसको हम लोग कंट्रोल सेंटर के पास भेजेंगे थ्रू द अफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर विच प्रोसेस इज नोन एज इनपुट प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल सेंटर उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेंटर उसको वेरीफाई करेगा एसोसिएशन और एजेशन न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वो मैसेज भेजेगा एज एन आउटपुट को थ्रू द इफरेंट pathway. It is an efferent pathway by which information travels down from control center to the effector organs. Control center भी समझ जाइए. In this center, the sensory impulse propagated to motor nerve by associative or adjacent neuron via synapses.
कंट्रोल सेंटर में 2 आते हैं मेनली, ये तो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की बात हो गई, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना था, जिसमें क्या आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और जो 6 कंपोनेंट है हम लोगों का वो क्या, इट इज़ एन ऑर्गन और सेल इन द बॉडी दैट मेड टू रिएक्ट बाई आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस आउटसाइड द बॉडी। ये एक ऐसा ऑर्गन होगा या फिर सेल होगा बॉडी में जो रिएक्ट करेगा स्टिमुलस को, एक स्टिमुलस जो या तो एक्सटर्नल होंगे या तो इंटरनल होंगे, ठीक है। और रिएक्शन जो वो इफेक्टर जो देगा इन्वायरमेंट को वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो एक बार इसके डायग्राम को फिर से देख लीजिए। यही था हमारा सिंपल सा होम्योस्टैसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।